दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर कराम, इस वक्त ताकतवर हल्के जो हैं वो डिसाइसिव मोड पर चले जा चुके हैं। अब उनके लिए फैसले की घड़ी है कि क्या पाकिस्तान को तबाह होने देना है या फिर पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेना होंगे और कुछ मुश्किल और अहम तरीन काम करना होंगे। तो जनाब मन, अफगान बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है कि वहाँ से जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आई और सवात में आपने देखा और फिर पेशावर का हमला हुआ, उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और अब बड़े बड़े शहर जो हैं वो दहशतगर्दों के निशाने पर आ चुके हैं। जनाब इबान, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और हालात जो हैं वो गेम जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अब ये ताकतवर हल्के भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि वक्त कम रह चुका है और जो फैसले हैं वो लेना जरूरी बन चुके हैं, वरना गेम हाथ से निकल जाएगी। कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इमरान खान साहब ने तारीख में अगर पहली बार अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सियासी बम फोड़ा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज इमरान खान ने जो 55 मिनट की तकरीर की है उसमें सबको बेनकाब करके रख दिया, सबको नंगा कर दिया। और जो सबसे बड़ी खबर है कि जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और जो DCISI नदीम अंजुम हैं उनके साथ खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी आज इमरान खान साहब ने पहली बार कौम को बता दी है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है और इमरान खान ने रेड लाइन को बाकायदा तौर पर क्रॉस कर दिया है। अब ये रेड लाइन कौन सी है कि आज इमरान खान ने किन किन फौजी अफसरान को गद्दार कहा और किन किन पर जो एजेंसीज के लोग हैं उनको कहा कि ये मेरे कत्ल की साजिश में इन्वॉल्व हैं, ये मुझे कत्ल करने जा रहे हैं आसिफ वली जरदारी साहब के साथ मिलकर। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि आखिर माजरा क्या है, हकीकत क्या है और इमरान खान क्यों इतने ओपन होते चले जा रहे हैं। और जो तीसरी खबर है कि पेशावर में जो धमाका हुआ उस हवाले से पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है और एक सरकारी गाड़ी के अंदर दहशतगर्द कैसे सरकारी गाड़ी में वहां पर पहुंचे, दहशतगर्दों को कौन जो है वहां पर फैसिलिटेट करता रहा, किसकी सरकारी गाड़ी थी, इसने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और ये बयान कोई मैं नहीं दे रहा बल्कि खुद इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और KPK पुलिस ने किस तरह से रियासत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर काम, खबरें बहुत ज्यादा हैं, वन बाय वन आपके सामने शेयर करता रहूंगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है कि उनको रिहा करने का हुक्म हो चुका है और वो रिहा हो चुके हैं अडयाला जेल से। अब जनाब इमान, जो इस हवाले से इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है और इस शर्त पर जमानत मंजूर की है कि जनाब वो दोबारा इलेक्शन कमीशन को मुंशी नहीं कहेंगे। ये आज पाकिस्तान का हाल हो चुका है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान की मैशत तबाह हाल हो चुकी है। बजाय इसके कि पाकिस्तान के वजीर आजम, वजीर खजाना को बुलाएं और उनसे पूछें, उनसे ब्रीफिंग लें कि आपने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया है और ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को मुंशी ना कहें, आपको रिहा कर देंगे। आप इनका हदफ देखें, आप इनके टारगेट्स देखें कि पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाए। इलेक्शन कमीशन को अगर मुंशी कहा, अगर आपने कोई इंडिविजुअल्स के खिलाफ कोई बात कर दी, किसी पर तनकीद कर दी तो आपको उल्टा लटकाएंगे, आपको नंगा करेंगे और आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा हुआ आजम सवाती के साथ, शहबाज गिल के साथ और फवाद चौधरी साहब के साथ, वही सब कुछ जो है वो आपके साथ किया जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का बम आपके ऊपर गिराने की तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि तैयारियां नहीं हो रही बल्कि इसको गिरा दिया गया है। IMF का पेट्रोल पर सेल टैक्स 11% से बढ़ाकर 17% करने का मुतालबा। हुकूमत GDP का 1% तक टैक्स वसूली पर बढ़ाएगी और पाकिस्तान 200 अरब के टैक्स बढ़ाने पर राजी हो चुका है और नए टैक्स से मुतालिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो तनाव था वो कम होता हुआ नजर भी आ रहा है। हुकूमत GDP का 1% तक जो टैक्स वसूली पर बढ़ाएगी, जिस पर पाकिस्तान जो है वो तकरीबन जब 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे, इससे क्या कुछ होगा, इससे पाकिस्तान में महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल होती चली जाएगी। अब इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई है उसकी शरह तकरीबन 47% पर पहुंच चुकी है और ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बताई जा रही है कि इतनी महंगाई कभी किसी और दौर में नहीं हुई जितनी इस इंपोर्टेड रजीम के आने के बाद पाकिस्तान जो है वो अबाउट टू डिफॉल्ट हो चुका है। अब
जनाब सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन जनाब आज शहबाज शरीफ ने एक अहम तरीन खिताब किया है और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, किस तरह दोबारा पाकिस्तान का अमन खराब हुआ। अब यह सवाल आपसे बनता है, आप वज़ीर आज़म हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप आर्मी चीफ को बुलाएं, आप DGI को बुलाएं, आप सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाएं, आप वज़ीर दिफा को बुलाएं, वज़ीर दाखिला को बुलाएं और एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसमें पूछें कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्द कैसे आए हैं। इसके ऊपर बार बार सवाल होते रहे कि वो जो अफगान बाढ़ थी उसको किस तरह से दहशतगर्दों ने तोड़ा, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे जनाब ये सारा मामला हुआ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो खुद बेबस है कि ये दहशतगर्द जो है वो कैसे आए हैं, इतने मासूम हैं। इनके तो नैपियां जो हैं वो मेरे ख्याल से नैपियां पहनते हैं, पैम्पर पहनते हैं और अभी तक बच्चे हैं, दूध पीते हैं, फीडर पीते हैं और इनको कुछ पता नहीं है। और ये सारा मामला जो है वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि 10 वर्षों में 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अदा किए। ये पैसा कहां पर खर्च हुआ, फौरी तौर पर मुनासिब इक़दामात ना किए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल जाएगी और हर गली कुचे में दहशतगर्दी होगी। और उन्होंने ये भी मजीद कहा कि किस तरह दोबारा पाकिस्तान का अमन खराब हुआ, किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, और किसने कहा था कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं और ये मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे। हुकूमत शहबाज शरीफ की है, इमरान खान साहब इस वक्त सिस्टम का हिस्सा नहीं है। दहशतगर्दी इनके दौर में हो रही है और यह भी गिराने की कोशिशें हो रही है कि इमरान खान पर यह सब कुछ भी इमरान खान ने किया है। ये जनाब इनकी हालत हो चुकी है। अब जरा बात करते हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जो और इमरान खान की जो खुफिया मुलाकात, और इसमें DGI का नाम आया, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और इमरान खान ने आज जो बड़ा सियासी बम फोड़ा है सबको नंगा करके रख दिया है। देखिए इमरान खान साहब ने आज कौम से अहम तरीन खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि कबाई इलाकों में बड़ा अमन था, लेकिन अमेरिका की जंग में पाकिस्तान शरकतदार बना और हमारी सरजमीन को अमेरिका ने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर आई और पश्तूनों ने जब वहां पर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई और सबने देखा कि जब 2002 में वहां पर इलेक्शंस हुए कि पश्तूनों ने MMA को वोट दिए क्योंकि वो अमेरिकी जंग के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और पश्तूनों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। इमरान खान ने कहा कि जब मैंने इनके खिलाफ खड़ा हुआ तो मुझे तालिबान खान कहा गया और मुझे एंटी अमेरिकन समझा गया और मेरे जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं है, हम सब एक पेज पर थे, सब अच्छा था। और फिर इख्तलाफ ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने मुझे NRO देने और नैब को खत्म करने का कहा और मैंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और दूसरा इख्तलाफ ये हुआ था कि जो DCISI की तब्दीली थी मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया था कि अफगानिस्तान का इशू सॉल्व हो लेने दें, हम फिर जनरल फैज हमीद का तबादला कर देंगे। लेकिन जनरल बाजवा इसके ऊपर जो है उन्होंने डट के और उन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो सब कुछ होके रहेगा, ये सारा मामला जो है वो तो जनरल फैज को हटाना है, जनरल नदीम अंजुम को लाना है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मकासद थे। ये इमरान खान साहब ने आज कौम को बताने की कोशिश की कि ये 2-3 बातें थी जिसके ऊपर हमारा इख्तिलाफ हुआ और जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने OIC के लिए मीटिंग बुलाई, पाकिस्तान में 2 बार मीटिंग्स बुलाई और अफगानिस्तान टॉपिक था और उसके फौरी बाद हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर इमरान खान ने एक मीटिंग का जिक्र किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मीटिंग थी। इमरान खान ने कहा कि जब मेरी मुलाकात जनरल बाजवा और DGISI से हुई और उन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया कि मुझे ये याद नहीं है कि उस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद थे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बन गए थे। इमरान खान ने कहा कि हमने अफगान इशू को लेकर वहाँ पर बहुत सारी फौजी क़यादत को मनाने की कोशिशें की लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उनका मसला कुछ और था। और अगर क्योंकि मैंने उनको बताया था कि अगर तालिबान जो है वो उठ खड़े हुए, TTP के साथ हमारे मुज़ाकरात तय ना हुए, मामला ना हुए तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, TTP पाकिस्तान में हमले करेगी। लेकिन इन्होंने हमारी उस वक्त नहीं सुनी और फिर उसके बाद यह हुआ कि सवात में सूरत हाल खराब होगी, वहां पर जो जिस तरह से दहशतगर्द जो है वो दंदराते फिर रहे थे और फिर पेशावर का हमला हुआ। इमरान खान ने कहा कि वो हमला हुआ उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए था, उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत के सहाफियों ने यह बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि मुल्क की हालात खराब हैं और इलेक्शन को मौखर करना चाहिए। और यह सब कुछ इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जनरल बाजवा ने मुल्क से गद्दारी की है। ये इमरान खान ने कहा कि एक परवेज मुशर्रफ ने मुल्क से गद्दारी की थी NRO देकर और दूसरा जनरल बाजवा ने मुल्क से गद्दारी की है क्योंकि इनको NRO दिया गया है। फिर इमरान खान ने कहा कि इनका सबसे बड़ा प्लान ये है कि इस साल भी इलेक्शन ना हो जिसके लिए ये दहशतगर्दी को अमन अमान की सूरत हाल को बहाना बना सकते हैं। फिर इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि आइन 105 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि जब असम्बलियां टूट जाएं तो 90 दिनों में इलेक्शन होते हैं। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो बात जो है वो आर्टिकल 6 तक जाएगी, इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 और
आर्टिकल 6 की सजा जो है वो फांसी है। वो आप सबको पता है कि अगर आइन तोड़ा जाए, कानून तोड़ा जाए तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। और फिर इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि अब ये लोग डरे हुए हैं। यहां पर खान साहब ने जो एजेंसीज के लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया कि ये लोग जो है वो मेरे कत्ल में मुलविस हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि हमारी आवाजें ये बंद करना चाहते हैं। वो ताकतवर लोग जिनको खौफ है कि वो एक्सपोज ना हो जाएं कहीं, तो मेरी जीआईटी रिपोर्ट को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान ने कहा कि जब मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर था, अगर ये लोग दूध के धुले हैं, अगर इन लोगों ने हमला नहीं किया, इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की, तो मैंने जो 3 लोगों का नाम लिया था उन 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी गई। क्यों नहीं होने देगी? ये जीआईटी में जाते इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते और फिर अपने आप को जो है वो सच्चा साबित कर लेते, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी गई। और फिर इमरान खान ने कहा कि अब आसिफ अली जरदारी जो है वो मुझे अब कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरा प्लान बना लिया है और मुझे सब पता है, मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है। और मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इमरान खान ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि जनाब ये जो एजेंसीज के ऑफिसर जो हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, आसिफ अली जरदारी ने फंडिंग कर दी है दहशतगर्दों को और ये मुझे दहशतगर्दी का बहाना बनाकर और दहशतगर्दी के नाम के ऊपर मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे रास्ते से हटा देंगे। ये इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर खुल्लम खुल्ला आज कौम को बता दिया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है और इसको जो मामला है कि इमरान खान को पाक फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाक फौज जो है अगर उसको कमजोर किया गया तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। पाक फौज हमारा फख्र है, हमारी जान है, हमें दिलो जान से प्यारी है। अगर आपने इनको मैली आंख से देखा और दुश्मन यही चाहता है कि इमरान खान को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को पाक फौज से लड़ाया जाए और अवाम को पाक फौज से लड़ाया जाए ताकि पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल खराब हो जाए। अब जनाब आमतौर पर तो होता यह है कि पुलिस का काम एहतजाज करना नहीं होता, बल्कि वो मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं और लोगों के लिए वो काम करते हैं। हुआ ये है कि अब केपीके में लोग जो हैं, पुलिस के जो स्पेशल कमांडर्स की फोर्स हैं जो हैं केपीके के, वो जनाब सड़कों के ऊपर निकले हैं, बंदूकें लेकर निकले सड़कों के ऊपर। क्योंकि पेशावर में जो पुलिस लाइन पर हमला हुआ, जो धमाका हुआ, वो जनाब सबसे ज्यादा उसमें पुलिस के लोग जो हैं वो शहीद हुए। सबसे ज्यादा 3 सिविल लोग हैं और 97 लोग बताए जा रहे हैं कि पुलिस के लोग उसमें शहीद हुए हैं। और फिर सीसीपीओ पेशावर जो हैं वो ये बात करते हैं कि सरकारी गाड़ी में एक हमलावर गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जबकि कहा गया कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, टीटीपी ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमने ये हमला नहीं किया, हम इस हमले के पीछे नहीं हैं। फिर वो कौन था जिसने यहां पर पाकिस्तान में ये शब खून मारा और पेशावर में एक कितनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जबकि रेड जोन का इलाका, रेड जोन में कितनी हाई सिक्योरिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है पाकिस्तान का। अब सरकारी गाड़ी किसने दहशतगर्दों को पहुंचाई, कि सरकारी गाड़ी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सीसीपीओ पेशावर ये बात कर रहा है। इसने बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि कौम से कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, पीटीएम ने नारे लगाए, आप सबके सामने है। मंजूर पश्तीन का सारा एजेंडा, उनको कहा गया कि एजेंडे पर काम करता है, ये रॉग एजेंट है, ये अफगानिस्तान के लिए काम करता है, ये अफगान एजेंसीज के लिए काम करते हैं। तो अब केपी के पुलिस के जो स्पेशल कमांडोज के लोग हैं, जो पुलिस के एहलकार हैं, वो पाकिस्तान का झंडा थामे वो सड़कों के ऊपर निकले। उन्होंने नारे लगाए कि ये जो नामालूम है ये जनाब हमें मालूम है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि पुलिस के लोग, रियासत के अपने लोग जो हैं वो रियासत के खिलाफ निकलना शुरू हो चुके हैं। यहां पर कंसेंसस की जरूरत है, यहां पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका पर आजमी ख्याल रखने। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।